Jai Hind. In this lecture, we will solve different numericals related to transient response in control system. This is first question. The transfer function of system is given by this one. We have to calculate damping ratio, that is zeta, and natural frequency, that is omega n, and these are the options. Now this is a transfer function, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 अपॉन, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9, तो सिंपली 9s प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 18. दिस इज सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. अब सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है दैट इज दिस वन. अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा. पहले मैं कैलकुलेट करूंगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 18. तो व्हाट इज ओमेगा एन? स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड विच इज इक्वल टू 4.24 रेडियन पर सेकेंड. जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, नेगेटिव नहीं लेनी है. अगला पैरामीटर मुझे कैलकुलेट करना है डैम्पिंग रेशियो, दैट इज जीटा. अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, एस के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा. 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 9, दैट इज जीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन. ओमेगा एन अभी कैलकुलेट किया विच इज, तो 9 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन. ओमेगा एन ये कैलकुलेट किया 4.24 रेडियन पर सेकेंड. जैसे मैं सोल्व करूंगा तो ये मिलेगा 1.06, दैट इज दिस वन. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 4.24 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो दैट इज जीटा, दिस इज इक्वल टू 1.06. अब जीटा आया 1.06, तो ये सिस्टम कौन सा है? दिस इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम. जीटा इज ग्रेटर देन 1. और ओवर डैम्प्ड सिस्टम के केस में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट करता हूं, मतलब ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे. द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज दिस वन. द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली एंड दीज आर द ऑप्शंस. अब मुझे दिया गया है यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स. यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब कि सेकंड ऑर्डर मेरे पास सिस्टम है और जो इनपुट अप्लाई की गई है दैट इज यूनिट इंपल्स सिग्नल. अब अगर मैं इंपल्स रिस्पॉन्स को देखता हूं तो ये एक तरह से क्या है? दिस इज ए इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम एंड द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन. तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, तो एक तरह से क्या है? ये सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है जीटा एंड ओमेगा एन. अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एक तरह से बच्चों ओमेगा डी किसके इक्वल है? 0.6 के इक्वल. और ये जो जीटा ओमेगा एन है दिस इज इक्वल टू दिस वन 0.8. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी किसके इक्वल होता है? ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, जीटा ओमेगा एन था 0.8 के इक्वल और ओमेगा डी था 0.6. ओमेगा एन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सिंपली जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? 4/3. तो 3 जीटा इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है. 9 जीटा स्क्वायर 16, 1 माइनस जीटा स्क्वायर. 16 को इस साइड लेके आ जाओ. 25 जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25. तो जीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25. मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है
तो दिस इज 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 25 का 5, तो 4/5 दैट इज 0.8। एंड दिस इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के केस में जीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। दूसरा पैरामीटर मुझे कैलकुलेट करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा एन। तो बच्चों तो सिंपली मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये किसके इक्वल था 0.6 के इक्वल। जीटा मेरे पास क्या आया 0.8, तो सिंपली ओमेगा एन इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 1 माइनस 0.64 ये आएगा डेसिमल 36 दैट इज 0.6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 होगा 0.6, तो ओमेगा एन आया 1 दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज आंसर, ओमेगा इज 1 रेडियन पर सेकेंड एंड जीटा इज 0.8। A second order system with no zeros has its pole located at -3 plus J4 and -3 minus J4 in S plane. The undamped natural frequency and damping ratio of the system are. मुझे कैलकुलेट करना है undamped natural frequency that is ओमेगा n। undamped natural frequency को जनरली नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है, और साथ में मुझे कैलकुलेट करना है जीटा डैम्पिंग रेशियो। अब यहां पर जो दो पोल्स हैं वो क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हमें किसके लिए मिलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए मिलते हैं। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के केस में बच्चों जो रूट्स मिलते हैं या फिर जो पोल्स की लोकेशन मिलती है वो क्या मिलती है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, मतलब माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। तो एक तरह से अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो जीटा ओमेगा एन क्या है 3, इसी तरह से ओमेगा डी क्या है 4। अब मैं सिंपली एस प्लेन में जाता हूं। प्लेन में पोल्स मुझे कहां पर मिले, एक पोल मुझे यहां पर मिला -3 प्लस J4, तो दिस इज -3, दिस इज J4। एक पोल यहां पर मिला, दूसरा पोल कॉन्जुगेट -3 माइनस J4, तो दिस इज -J4। तो सेम बच्चों सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमने रूट लॉक का स्टडी किया था। अगर मैं इस तरह से लाइन मिला लेता हूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज जीटा ओमेगा एन, और ये कितना है 3, तो दिस इज जीटा ओमेगा एन, और ये डिस्टेंस कितना है 3, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या है ओमेगा डी, और ये कितना है 4, आप देख सकते हो 4, तो दिस इज ओमेगा डी, दिस इज 4। अब रूट लोकस में ये लाइन क्या बताती थी, ये ओमेगा एन को बताती थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज एंगल थीटा। अब मुझे कैलकुलेट करना है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये ओमेगा एन कैलकुलेट करना है। ये ओमेगा डी क्या होता है, दिस इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस इज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 प्लस ये जो बेस का स्क्वायर जीटा ओमेगा एन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 3, आप देख सकते हो, और 3 का स्क्वायर 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये कितना आया 5। तो एक तरह से ये जो ओमेगा एन है ये आया 5, मुझे कैलकुलेट करना था अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे कैलकुलेट करना है जीटा डैम्पिंग रेशियो। ऑलरेडी रूट लोकस में हमने क्या स्टडी किया था, जीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो सिंपली यहां कोस थीटा कैलकुलेट कर लो, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये डिस्टेंस कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस इज 5, तो जीटा कितना आया 3/5 दैट इज 0.6, तो डैम्पिंग रेशियो आई 0.6 और ओमेगा एन आया 5 रेडियन पर सेकेंड दैट इज दिस वन। और ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम था। अंडर डैम्प्ड सिस्टम क्यों था, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिले थे और ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम था, इसलिए जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई की। A second order control system is defined by the following differential equation। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है टाइम डोमेन में दी गई है। द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक तो जीटा कैलकुलेट करना है और दूसरा कैलकुलेट करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इट इज ऑल्सो नोन एज
अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और WD को बोला जाता है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अनडैम्प्ड, एंड दिस इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, पहले मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टाइम डोमेन में है, मुझे लैप्लास डोमेन में इसको लेके जाना है। तो मैं कैसे लिखूंगा 4, इसको लैप्लास डोमेन में कैसे लिखेंगे, एस स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर प्लस इनिशियल कंडीशन 0 होती हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहां पर सिंगल एस आएगा, प्लस यहां पर 16 आएगा, और इन सब से कॉमन क्या लिया गया है, सी ऑफ एस। अब टाइम डोमेन टू लैप्लास डोमेन में चले गए हैं, ये सी टी लोअर केस में लिखा गया है, इसको अपर केस में लिखा गया है, मतलब कैपिटल में लिखा गया है, इज इक्वल टू, इसका लैप्लास लेंगे 16, इनपुट का लैप्लास क्या होगा, आर ऑफ एस। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, तो सी एस अपॉन आर एस किसके इक्वल होगा, 16 अपॉन दिस वन 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। मैं नीचे से कॉमन लूंगा 4, अंदर क्या बचेगा, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, 4 चौके 16। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर। बच्चों कंट्रोल सिस्टम में ये जो हम लैप्लास में s वेरिएबल यूज करते हैं ये हमेशा लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये होता है स्मॉल एस, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली फ्री राइटिंग में हम इसको कैपिटल एस लिख देते हैं, पर ये क्या होता है, स्मॉल एस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज स्मॉल एस। नाउ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन स्मॉल एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे कैलकुलेट करना है ओमेगा एन और जीटा, तो सिंपली इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मैं कंपेयर कर लूंगा। ये दोनों क्या है, सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 4 के इक्वल, तो ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस आएगा, पर हमेशा नेचुरल फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है तो दिस इज 2 रेडियन पर सेकेंड। अब जीटा कैलकुलेट करना है, तो बच्चों 2 जीटा ओमेगा एन ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। दोनों को एस के दोनों कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो जीटा किसके इक्वल हुआ, 2/2 ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू आई थी 2, 2 कैंसल, 1/2 डेट इज 0.5, तो जीटा क्या आया 0.5। तो दिस इज आंसर, जीटा है 0.5 और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 रेडियन पर सेकंड, जीटा आया 0.5। तो ये सिस्टम कौन सा है, दिस इज अंडरडैम्प्ड सिस्टम। अंडरडैम्प्ड सिस्टम के केस में जीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन, दिस इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम। डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट पावर है 2। द मैक्सिमम पीक ओवरशूट परमिटेड इन द सिस्टम इज गिवन बाय 16%। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। अब मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में टर्म है, जैसे इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मेरा मेन मोटिव क्या है, ये के कैलकुलेट करना। अब इन दोनों को आपस में मैं कंपेयर करूंगा, बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे इस डिनोमिनेटर को मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा तो दिस विल बिकम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल है, के इक्वल, तो ओमेगा एन किसके इक्वल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ के। और मुझे यही के कैलकुलेट करना है। सेम अगर मैं एस के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूं तो बच्चों ये जो 8 है ये किसके इक्वल हुआ, एस का कोफिशिएंट क्या है 2 जीटा ओमेगा एन, तो जीटा किसके इक्वल आया 8/2 ओमेगा एन। अब अगर मेरे पास जीटा की वैल्यू आ जाती है तो मैं ओमेगा एन कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे ओमेगा एन की वैल्यू आएगी तो मैं के कैलकुलेट कर सकता हूं। अब क्वेश्चन में मुझे दिया क्या गया है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, e⁻- जीटा पाई बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। 100 क्यों आया, इस परसेंटेज के कारण। अब एमपी जो मुझे परसेंटेज में दिया गया है वो 16% दिया गया है, तो बच्चों यहां पर 16 लिखना है। यहां पर परसेंटेज का साइन एंटर मत कर देना। e⁻- जीटा पाई
अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ये 100 मैं यहां पर लेके आ जाऊंगा नीचे, तो ये क्या बनेगा 0.16 ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा। अब मुझे जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों साइड मैं नेचुरल लॉग लूंगा। नेचुरल लॉग क्या होता है, दिस इज अ लॉगरिथमिक हैविंग बेस ई। अब नेचुरल लॉग क्या बताता है, दिस इज अ लॉग हैविंग बेस ई, तो इस साइड भी नेचुरल लॉग लूंगा। दिस इज ई जीटा पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.16। अब ये क्या है, दिस इज लॉग हैविंग बेस ई, यहां भी ई है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा जीटा पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करके मैं जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। या बच्चों आप एक डायरेक्टली फार्मूला याद रख लो। अगर इस तरह से एक्सप्रेशन है और मुझे जीटा कैलकुलेट करना है, तो जीटा का एक्सप्रेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर में जो आपको टर्म लेनी है, सिंपली ये जो टर्म है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 0.16, इसकी पावर ले लेनी है 2, दैट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 0.16 अपॉन, ये फार्मूला आपको याद रखना है, पाई स्क्वायर प्लस अगेन स्क्वायर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 0.16, इसकी पावर ले लेनी है 2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता तो जीटा का यही एक्सप्रेशन निकलना था, पर आप डायरेक्टली इसको याद रख लो। जैसे मैं कैलकुलेटर से आगे सोल्व करूंगा तो जीटा की वैल्यू आएगी 0.5। जीटा मेरे पास आ गया 0.5, ये वैल्यू उठा के मैंने यहां पर पुट कर देनी है। जैसे मैं पुट करूंगा, जीटा है 0.5, दिस इज 2 चौके 8, तो 4 अपॉन ओमेगा एन। ओमेगा एन किसके इक्वल आएगा, 4 अपॉन 0.5, दैट इज 4 इंटू 10 अपॉन 5, 5 दूने 10, 4 दूने 8, 8। ओमेगा एन आया 8। अब यही 8 मैं यहां पर पुट कर दूंगा, 8 ओमेगा एन आया 8, स्क्वायर रूट ऑफ के, तो दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा, मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो के आया 64, और यही तो मुझे कैलकुलेट करना था। दिस इज आंसर, आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के। तो आपको याद क्या रखना है, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन है और मुझे जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्टली इस फार्मूले को याद रख लो, ये आपका टाइम सेव करेगा। एक और बात, यहां पर लिखा था 16%, तो बच्चों यहां पर आपको 16 लिखना है। अब ये 100 कहां से आया है, वो यहां से आया है, ये आपको ध्यान रखना है। A unity feedback system has open loop transfer function is this one. The time at which the response to a unit step input reaches to its peak is pi upon 8 सेकेंड। कैलकुलेट डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे कैलकुलेट करना है वो करना है डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब बच्चों दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, जीएस अपॉन नेगेटिव फीडबैक है, जीएस एचएस, एचएस क्या है 1। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो डायरेक्टली मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, तो CLTF क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था एस स्क्वायर, अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस PS प्लस न्यूमरेटर डेट इज 100। ये क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब जैसे डिनोमिनेटर को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो इट विल वर्क एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहां से मैं ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल है, 100 के इक्वल, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ओमेगा क्या आया, 100 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे कैलकुलेट करना है जीटा। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि जैसे यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे तो पीक टाइम क्या है, पाई अपॉन 8 सेकेंड। अब पीक टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम सब्जेक्टेड विद यूनिट स्टेप इनपुट। अब जहां पर ये फर्स्ट पीक मिली, ये पीक किस टाइम पे मिली उसको बोला जाता है पीक टाइम, और इसका फार्मूला क्या होता है ऑलरेडी हमें पता है, पाई अपॉन ओमेगा डी। अब पीक टाइम कितना दिया गया है, पाई अपॉन 8 सेकेंड इज इक्वल टू पाई
अब ओमेगा डी क्या होता है? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये किसके इक्वल होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पाई पाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1/8 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एन, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये हमने कैलकुलेट किया था 10 रेडियन पर सेकेंड, तो 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन क्या होता है? अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जनरली इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और ओमेगा डी होता है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जो टर्म है इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, 8/10, 8 यहां पर आ जाएगा, 8/10 क्या होता है? 0.8। अब इन दोनों को मैं स्क्वायर लूंगा, जैसे स्क्वायर लूंगा तो ये क्या बनेगा? ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? 0.64, तो 1 माइनस 0.64 इज इक्वल टू माइनस जीटा स्क्वायर, यहां पर चला जाएगा जीटा स्क्वायर, 1 माइनस 0.64 होता है 0.36 इज इक्वल टू जीटा स्क्वायर, तो जीटा इज इक्वल टू 0.36 स्क्वायर रूट, डेट इज 0.6। तो आंसर क्या आया? 0.6। तो एक तरह से डैम्पिंग कोफिशिएंट है 0.6। फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम द सेटिंग टाइम इज दिस वन एंड पीक टाइम इज दिस वन, द लोकेशन ऑफ पोल्स। मुझे पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर सेटलिंग और पीक टाइम दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है। अगेन अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए मिलते हैं। तो सिंपली बच्चों, पोल्स की लोकेशन क्या होगी? दो पोल्स मिलेंगे और उनकी लोकेशन क्या होगी? ऑलरेडी हमें पता है, फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम इट विल बी जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। हेयर जीटा ओमेगा एन रिप्रेजेंट द रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स, और ये नेगेटिव साइड होगा, और जो ओमेगा डी है इट रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल्स। अब मुझे यही दो पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। अब क्वेश्चन में मुझे सेटलिंग टाइम दिया गया है। दो तरह का सेटलिंग टाइम होता है, एक 2% टॉलरेंस बैंड के लिए होता है, एक 5% टॉलरेंस बैंड के लिए होता है। जब टॉलरेंस बैंड मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 2% टॉलरेंस बैंड लिया जाता है, और 2% टॉलरेंस बैंड के लिए सेटलिंग टाइम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, और ये जीटा ओमेगा एन क्या है? रियल पार्ट ऑफ पोल लोकेशंस। अब 2% टॉलरेंस बैंड का क्या मतलब है? ये जो आउटपुट है इसको सेटल कहां पर होना है? 1। पर 2% टॉलरेंस बैंड में क्या होता है? हम ये बोल देते हैं कि आउटपुट सेटल हो चुकी है अगर ये स्टेडी स्टेट वैल्यू के 2% ऊपर या 2% नीचे बैंड में लाई करे। तो ये जो बैंड है, इस बैंड में अगर आउटपुट सेटल हो जाती है तो उसको मैं बोलूंगा 2% टॉलरेंस बैंड। अब ये कितना दिया गया है? 7 सेकंड, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ये मुझे 7 सेकंड दिया गया है। तो जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 4/7, डेट इज 0.571। तो बच्चों ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ओमेगा डी कैलकुलेट करना है। मुझे दिया गया है पीक टाइम। पीक टाइम वो टाइम होता है जहां पर फर्स्ट मैक्सिमम ओवरशूट मिलती है, और इस टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑलरेडी हमें पता है, ये जो टाइम है दिस इज पीक टाइम, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? पाई अपॉन ओमेगा डी, और ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 3 सेकेंड। तो ओमेगा डी क्या हुआ? पाई, डेट इज 3.14 अपॉन 3, दिस इज 1.047। तो ओमेगा डी क्या आया? 1.047। तो दिस इज आंसर। जीटा ओमेगा एन क्या था? 0.571, और ओमेगा डी क्या था? 1.047। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? यहां पर दो पोल्स मिलेंगे। अब इन पोल्स की लोकेशन क्या है? इस पोल के लिए रियल पार्ट क्या है? माइनस जीटा ओमेगा एन, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या है? जे ओमेगा डी। एक तरह से ये लेंथ कितनी है? ओमेगा डी, और यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है? जीटा ओमेगा एन। तो इस पोल की लोकेशन क्या हुई? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी, और इसकी माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम द ओवरशूट इज 10% एंड पीक टाइम इज 5 सेकेंड्स। द लोकेशन ऑफ पोल्स आर। अब ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, यहां पर ओवरशूट और पीक टाइम मेंशन है, तो एक तरह से ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के केस में जो पोल्स की लोकेशन होती है वो ये होती है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। मेरे पास दिया गया है पीक टाइम। पीक टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए? ऑलरेडी हमें पता है, दिस इज पाई अपॉन ओमेगा डी।
और एक क्या दिया गया है 5 सेकेंड। तो एक तरह से ओमेगा डी किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 5, डेट इज 3.14 अपॉन 5, दिस इज 0.63। तो ओमेगा डी आया 0.63। अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो दिस इज ओमेगा डी, यहीं पर ही 0.63 है, नीचे नहीं है, तो दिस इज आंसर। पर बच्चों इस क्वेश्चन में मैं जीटा ओमेगा एन भी कैलकुलेट करूंगा, ये जो पोल का रियल पार्ट है इसको भी कैलकुलेट करते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आना चाहिए, 0.45। अब मुझे दिया क्या गया है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। अब मैक्सिमम पीक ओवरशूट का परसेंटेज में जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये मुझे कितना दिया गया है, 10%, मतलब मैं यहां पर लिखूंगा 10 इज इक्वल टू दिस वन। अब इस 100 को 10 के नीचे मैं ले आऊंगा, 10/100 is equal to this one. This is 0.1. 10/100 is 0.1 which is equal to this one. अब मुझे यहां से जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होगी, दोनों तरफ मैं नेचुरल लॉग लूंगा, पर मैंने आपको कल शॉर्टकट बताया था, अगर इस तरह से हो और जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है, एंड दिस इज एक्सप्रेशन। तो सिंपली नेचुरल लॉग आपको 0.1 का लेना है और उसका फिर स्क्वायर कर देना है। अब नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 होता है -2.3025, फिर लेनी है पावर 2, तो ये आएगा 5.30। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऊपर आएगा 5.30 अपॉन पाई स्क्वायर, डेट इज 3.1 की पावर 2 प्लस अगेन नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 और आपको पावर 2 ले लेनी है। अगेन ये ऊपर सोल्व किया था तो ये क्या आएगा 5.30। जैसे आप सोल्व करोगे ये अप्रॉक्सीमेट जीटा आएगा 0.6। अब मेरे पास जीटा आ चुका है, मुझे कैलकुलेट करना है जीटा ओमेगा एन। ओमेगा डी मेरे पास है, ओमेगा डी का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा डी ये कैलकुलेट किया था 0.63। ओमेगा एन किसके इक्वल होगा, ये टर्म नीचे चली जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, डेट इज 1 माइनस जीटा की वैल्यू आई थी 0.6, डेट इज 0.36, डेट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू 0.63 अपॉन नीचे आएगा 1 माइनस 0.36 मतलब 0.64, डेट इज 0.63 अपॉन 0.8, और ये आएगा 0.7875, एक तरह से 0.79। दिस इज ओमेगा एन। मुझे चाहिए क्या, जीटा ओमेगा एन। तो जीटा आया था मेरे पास 0.6, ओमेगा एन आया 0.79। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये आएगा 0.474। तो आप देख सकते हो बच्चों, डेट इज 0.45। तो जीटा ओमेगा एन आया 0.45। तो ये जो जीटा ओमेगा एन आया दिस इज 0.45। तो आप देख सकते हो, दे तो दिस इज आंसर। पर बच्चों डायरेक्टली जब ओमेगा डी 0.63 आ गया था तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते थे, पर यहां पर मैंने जीटा ओमेगा एन भी कैलकुलेट किया। फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम ओवरशूट इज 12% एंड सेटलिंग टाइम इज 0.6 सेकेंड। द लोकेशंस ऑफ पोल्स आर, मुझे लोकेशंस ऑफ पोल कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम बिकॉज ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम इज मेंशन, और साथ में अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं। तो सिंपली पोल्स की लोकेशन क्या होगी, दिस वन फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अब मुझे दिया गया है सेटलिंग टाइम। अब दो तरह का सेटलिंग टाइम होता है, एक होता है फॉर 2% टॉलरेंस बैंड और दूसरा होता है फॉर 5% टॉलरेंस बैंड। पर जब टॉलरेंस बैंड मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 2% टॉलरेंस बैंड सेटलिंग टाइम लेना होता है। तो 2% टॉलरेंस बैंड के लिए सेटलिंग टाइम का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, और ये किसके इक्वल दिया गया है, 0.6। मुझे चाहिए जीटा ओमेगा एन। तो एक तरह से जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल हुआ, 4 अपॉन 0.6, डेट इज 6.67। जीटा ओमेगा एन क्या बताएगा, रियल पार्ट ऑफ पोल। बच्चों यहां देखो इस ऑप्शन में केवल यहीं पर ही 6.67 प्रेजेंट है,
और कहीं भी नहीं है, तो दिस इज आंसर। पर बच्चों मैं ओमेगा डी को भी कैलकुलेट करूंगा। ओमेगा डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा डी के लिए मुझे क्या चाहिए? ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो सिंपली मुझे ओमेगा एन चाहिए और जीटा चाहिए। मेरे पास जीटा ओमेगा एन का रिलेशन है, ये है 6.67। अब मैं कैलकुलेट करूंगा जीटा। जीटा मैं कैलकुलेट कर लूंगा बाय यूजिंग ओवरशूट एक्सप्रेशन। और मैक्सिमम पीक ओवरशूट का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, एमपी परसेंटेज में दिया गया है 12, और ये जो 100 है, जब मैं इसको 12 के नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 0.12 विच इज इक्वल टू ई टू द पावर जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके मैं जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके लिए दोनों साइड नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। या आपको एक मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था? जीटा इज इक्वल टू दिस वन। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 होता है, जब आप कैलकुलेटर में देखोगे दिस विल बिकम इक्वल टू -2.12। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये कितना बनेगा? 4.495। अब ये जो वैल्यू है यहां पर और यहां पर पुट करूंगा, और पाई स्क्वायर मैं लूंगा, पाई होता है 3.14। फिर जैसे सोल्व करूंगा जीटा की वैल्यू आएगी 0.559 अप्रॉक्सीमेट 0.6। अगेन जीटा मेरे पास आया 0.6। दिस इज ओमेगा एन, दिस इज 6.67। ये एक्सप्रेशन मैंने कैलकुलेट किया था। जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल होता है? 6.67। तो ओमेगा एन यहां से किसके इक्वल आएगा? 6.67 अपॉन 0.6। तो दिस इज इक्वल टू 11.116। अप्रोक्सीमेट करके मैं इसको लिख सकता हूं 11.12 रेडियन पर सेकेंड। अब मेरे पास ओमेगा एन भी आ चुका है, मुझे चाहिए ओमेगा डी। तो व्हाट इज ओमेगा डी? ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन मेरे पास आया 11.12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा क्या है? 0.6। 0.6 का होल स्क्वायर आएगा 0.36, दैट इज 11.12 इंटू 1 माइनस 0.36 आएगा 0.64। जैसे स्क्वायर रूट करूंगा फिर आएगा 0.8, और जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 8.895। तो ओमेगा डी क्या आया? 8.895 रेडियन पर सेकेंड। एंड दिस इज आंसर। ये जो आंसर है काफी क्लोज है, 8.99। द सिस्टम शोन बिलो हैज सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स विद द डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.6 एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ के एंड K2 आर। और ये मुझे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, डैम्पिंग रेशियो दिया गया है जीटा इज इक्वल टू 0.6, और डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है 10 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज ओमेगा डी इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा डी किसके इक्वल होता है? ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी इज 10, ओमेगा एन मुझे कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस जीटा है 0.6, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.36, डेट इज 10 अपॉन 1 माइनस 0.36 होता है 0.64। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 0.8। ओमेगा एन कैलकुलेट करना है, 0.8 यहां पर चला जाएगा, तो व्हाट इज ओमेगा एन? 10 अपॉन 0.8, दिस इज 12.5। अब K1 और K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो GS HS है 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्लॉक है सीरीज में, तो दिस इज K1 अपॉन S इंटू S प्लस 1 प्लस K2 S। दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। मुझे कैलकुलेट करना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज CLTF। और ये ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा? अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और मेरे पास है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में शॉर्टकट से कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसका? जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, दिस इज K1 अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो पूरी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर में है, प्लस न्यूमरेटर डेट इज K1। दिस इज इक्वल टू K1, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा S स्क्वायर
प्लस एस प्लस K2S प्लस K1, दिस इज K1 अपॉन S2, यहां से S कॉमन लूंगा, 1 प्लस K2 प्लस K1 प्लस ये जो K1 है। नाउ दिस इज ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अगर मैं डिनोमिनेटर में देखता हूं S की हाईएस्ट पावर है 2 और ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिस्पॉन्स, आप देख सकते हो। अब बच्चों अगर डिनोमिनेटर की टर्म को मैं 0 के बराबर इक्वेट करता हूं देन इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूंगा। ओमेगा N स्क्वायर किसके इक्वल है? K1 के इक्वल, आप देख सकते हो। इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करूंगा। ओमेगा N स्क्वायर इज इक्वल टू K1 और K2 की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओमेगा N कैलकुलेट किया 12.5, तो 12.5 होल स्क्वायर K1, तो K1 आएगा 12.5 की पावर 2, ये होता है 156.25, तो दिस इज K1 वैल्यू। अब K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगेन बच्चों S का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। S का यहां पर कोफिशिएंट है 2 जीटा ओमेगा N और यहां पर है 1 प्लस K2, आप देख सकते हो। जीटा क्या था? जीटा हमें क्वेश्चन में दिया गया था 0.6, आप देख सकते हो जीटा इज 0.6, तो 2 इंटू 0.6 इंटू ओमेगा एन क्या है 12.5 जो हमने कैलकुलेट किया था इज इक्वल टू 1 प्लस K2। जैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 15, 1 प्लस K2 आया 14, 15 माइनस 1 14, K1 आया 156, K2 आया 14, तो दिस इज आंसर। A second order system shows 100% overshoot its damping coefficient। अगर 100% ओवरशूट है तो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम होगा अनडैम्प्ड, मतलब जिसमें कोई डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। और अनडैम्प्ड सिस्टम के केस में जो जीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 0। जब अनडैम्प्ड सिस्टम होता है उस केस में जो पीक ओवरशूट होता है वो 100% होता है। तो सिंपली डैम्पिंग कोएफिशिएंट मतलब जीटा, ये क्या हुआ 0। तो दिस इज आंसर। दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम। अगर इनपुट में यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, अब डैम्पिंग कोएफिशिएंट है 0, तो लगातार ऑसिलेशंस मिलती रहेंगी और इन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा एन, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये इसको बोला जाता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों अनडैम्प्ड सिस्टम के केस में आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है, पीक वैल्यू किसके इक्वल होता है? 2 इंटू स्टडी स्टेट वैल्यू। जैसे इस केस में स्टडी स्टेट वैल्यू थी 1, जब इनपुट यूनिट स्टेप थी तो यहां पर स्टडी स्टेट वैल्यू थी 1, मतलब रिस्पांस को यहां पर सेटल होना था, पर यह रिस्पांस सेटल नहीं होता, लगातार ऑसिलेशंस मिलती रहती हैं। तो पीक ये कितना है 2, तो पीक एम्पलीट्यूड कितना हुआ 2 इंटू स्टडी स्टेट वैल्यू। जैसे इस केस में स्टडी स्टेट वैल्यू कितनी थी 1, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अनडैम्प्ड के केस में पीक वैल्यू किसके इक्वल होता है? दिस इज पीक वैल्यू 2 इंटू स्टडी स्टेट वैल्यू। इसी तरह से अगर इनपुट में कांस्टेंट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, मतलब कांस्टेंट मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 5 एंड दिस इज स्टेप सिग्नल, मतलब इनपुट में अप्लाई किया 5 UT, तो उस केस में स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होनी थी 5, तो ये पीक वैल्यू कितनी होनी थी 10 होनी थी। एक्सप्रेशन क्या है 2 इंटू स्टडी स्टेट वैल्यू, तो उस केस में स्टडी स्टेट वैल्यू होनी थी 5, तो पीक वैल्यू होनी थी 10। A unity feedback system has a transfer function। ये एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। जब इस तरह से क्वेश्चन मेंशन हो कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इट इज ए OLTF, द वैल्यू ऑफ B फॉर विच द लोकाई ऑफ all 3 रूट्स ऑफ क्लोज्ड लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीट एट ए सिंगल पॉइंट। बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहले तो मेरे पास दिया गया है OLTF, ये क्या दिया गया है K इंटू S प्लस बी अपॉन S स्क्वायर इंटू S प्लस 20। आगे मुझे क्या बोला गया है? मुझे B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पॉइंट लाइक, और कंडीशन क्या दी गई है? जो क्लोज लूप सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, जो उसके रूट्स निकलेंगे वो
वो एट ए सिंगल पॉइंट निकलेंगे, मतलब सारे के सारे रूट सेम होंगे। तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एस एच एस, एच एस एफ वन। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है? जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस एफ वन। तो सिंपली दिस वन। तो मेरे पास जी एस दिया गया है, अब मुझे जी एस अपॉन वन प्लस जी एस निकालना है। तो बच्चों मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर दूंगा। यहाँ पर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ। अगर यूनिटी फीडबैक है तभी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। और शॉर्टकट से हम किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसका? जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का है, प्लस डिनोमिनेटर ये पूरी की पूरी टर्म, प्लस न्यूमरेटर डेट इज दिस वन के एस प्लस बी। अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं होता तो उस केस में मुझे इस तरह से CLTF कैलकुलेट करना था। नीचे सोल्व कर लेते हैं। एस क्यूब 20s² प्लस KS प्लस KB। तो दिस इज ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब मुझे क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कैरेक्टरिस्टिक के सारे रूट सेम होने चाहिए। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जैसे मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करूंगा तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ दिस इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम। डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर है 3 और कंडीशन क्या दी गई है? सारे के सारे रूट सिंगल पॉइंट में मिलेंगे। मतलब अब ये जो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? s प्लस ए की पावर 3। इसके रूट्स कितने होंगे? s इज इक्वल टू माइनस ए, और ये 3 रूट्स निकलेंगे, माइनस ए माइनस ए माइनस ए। क्वेश्चन में दिया भी गया है द 3 रूट्स ऑफ क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीट एट ए सिंगल पॉइंट, मतलब तीनों रूट सेम होने चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस ए की पावर 3 है। अब हमें पता है a प्लस बी की होल पावर 3 ये किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो इसको मैं इस तरीके से एक्सपेंड कैसे करूंगा? s क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3ab मतलब 3sa inside bracket a plus b that is s plus a. This is s cube plus a cube 3a s square plus अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर s। अब मुझे इस b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो डैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के तीनों रूट सेम रहें। तो अभी दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो बच्चों पहले मैं कंपेयर करूंगा s की पावर 2। यहां पर s की पावर 2 का कोफिशिएंट है 20 और यहां पर s की पावर 2 का कोफिशिएंट है 3a। तो a कितना आया? 20/3। अब इसी तरह से s की पावर 0, s की पावर 0 होता है 1, उसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो s की पावर 0 का कोफिशिएंट यहां पर है kb और अगेन s की पावर 0 यहां पर है a3, इसका कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करेंगे। तो kb इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट की 20 की पावर 3 होता है 8000 अपॉन 3 की पावर 3 27। अब मुझे इस b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं कंपैरिजन करूंगा s की पावर 1 कोफिशिएंट का। s की पावर 1 मतलब यहां पर k, अगेन s की पावर 1 मतलब 3a स्क्वायर। तो बच्चों k की वैल्यू आई 3a स्क्वायर, तो यहां से मैं b की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। b इज इक्वल टू 8000 अपॉन 27 अपॉन k और सिंपली 8000 अपॉन 27 इंटू k की वैल्यू क्या आई? 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो दिस इज 8000 अपॉन 27 इंटू 3 और a स्क्वायर चाहिए, और a स्क्वायर चाहिए, a की वैल्यू है 20/3। तो सिंपली ये क्या बनेगा? 400, 20 की पावर 2 400 और ऊपर चला जाएगा 9। तो ये 2 जीरो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 27। तो यहां पर 4 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 20, 20 चौके 80। तो आंसर क्या आया? b की वैल्यू आई 20/9। तो दिस इज ए आंसर। तो सिंपली इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर b की वैल्यू होती है 20/9 तो उस केस में इस इक्वेशन के जो तीनों रूट्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे। तो दिस इज आंसर।
A certain system exhibited an overshoot of 16% when subjected to an input of 2 ut, where ut is a step input, the damping ratio and decay ratio respectively. अब इस केस में जो इनपुट है वो यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है। अब इस केस में जो इनपुट है वो यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है। इनपुट क्या है? दिस इज ए स्टेप सिग्नल हैविंग एम्पलीट्यूड 2। अब बच्चों, दिस इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अगर इनपुट 2 ut अप्लाई करते हैं तो इस सिस्टम की स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होगी? स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होती है? आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब सारे के सारे ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाते हैं, सिंपली 2। तो मतलब इस सिस्टम की आउटपुट सेटल किस में होगी? 2 में सेटल होगी, बिकॉज इनपुट इज 2 ut। तो सिंपली ये रिस्पॉन्स सेटल कहां पर होगा? एट ए स्टेडी स्टेट आउटपुट 2 पे। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? एक कैलकुलेट करना है जीटा और सेकंड कैलकुलेट करना है डीके रेशो। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? ओवरशूट ऑफ 16%। ओवरशूट परसेंटेज में दिया गया है। बच्चों, ओवरशूट क्या होता है? ये जो फर्स्ट पीक मिली और ये किस टाइम पे मिली, उस टाइम को बोला जाता है पीक टाइम। आपको ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं जस्ट ये एब्सोल्यूट लेंथ कैलकुलेट करता हूं, मुझे जस्ट ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट लेंथ, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एमपी से। तो यहां पर एमपी क्या है? एक तरह से एब्सोल्यूट लेंथ। और ये किसके इक्वल होगा? ये आउटपुट मैं कैलकुलेट करूंगा व्हेन टाइम क्या था? टीपी। आउटपुट व्हेन टाइम इज इक्वल टू टीपी माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट। यहां पर स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या थी? 2। तो सिंपली ये एब्सोल्यूट लेंथ एमपी कैसे कैलकुलेट होगी? आउटपुट व्हेन टाइम इज इक्वल टू टीपी माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट। इसी तरह से अगर ये एमपी एज ए मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं, रेशो का क्या मतलब है? ये जो हाइट है विद रेफरेंस टू स्टेडी स्टेट कितनी है। तो एमपी एज ए रेशो कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला क्या होगा? तो सेम बच्चों, सी टीपी आउटपुट एट ए टीपी माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट। अब रेशो किसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपली अपॉन सीएसएस। व्हाट इज एमपी रेशो विल टेल दिस इज फर्स्ट जंप रिलेटिव टू स्टेडी स्टेट आउटपुट। और स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या है? 2। और ये किसके इक्वल होता है? ऑलरेडी हमें पता है, e टू द पावर जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब बच्चों, यही रेशो अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली अगर एब्सोल्यूट लेंथ एमपी की कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला यूज होता है। अगर मुझे एमपी रेशो कैलकुलेट करना है तो उस केस में ये 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। और सेम अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है एमपी रेशो या फिर एमपी रेशो परसेंटेज, ये जो एक्सप्रेशन है ये सारी की सारी एयूटी इनपुट के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब स्टेप सिग्नल मल्टीप्लाइड विद एनी कांस्टेंट ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं केवल यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करता हूं तो उस केस में एमपी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पीक ओवरशूट किसके इक्वल होता है? एमपी रेशो। और उसका रीजन क्या है? उस केस में ये जो स्टेडी स्टेट आउटपुट होती है वो होती है 1। जब इनपुट में यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो सीएसएस होता है 1। तो उस केस में ये सीएसएस क्या होता है? 1। तो सिंपली यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए एमपी एब्सोल्यूट लेंथ या फिर एमपी रेशो ये दोनों इक्वल होते हैं। पर अगर इनपुट में एयूटी अप्लाई करते हैं तो एब्सोल्यूट लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस तरह से। और रेशो और जो परसेंटेज है उसके लिए ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है? जो एमपी है वो परसेंटेज में दिया गया है। मतलब ये जो एमपी परसेंटेज में वो 16 दिया गया है। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। मुझे जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिंपली 16 लिखूंगा, ये 100 नीचे आ जाएगा तो यहां पर यही टर्म बचेगी। तो ये होगा 0.16 इज इक्वल टू दिस वन। तो सेम मैं यहां से जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर इस तरह से कंडीशन आ गई तो मैंने आपको बताया था जीटा के लिए आप ये फार्मूला याद रखो। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो जीटा का ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये फार्मूला याद रख सकते हो। जैसे इसको सोल्व करोगे 0.5 आएगा तो जीटा की वैल्यू आई 0.5। तो पहला स्टेप था, मुझे कैलकुलेट करना था डैम्पिंग रेशो।
इसी ऑप्शन में 0.5 है, तो मतलब आंसर ये है, बाकी तो 0.5 ऑप्शन में है ही नहीं है। नेक्स्ट है डीके रेशो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीके रेशो? एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ सेकंड पीक अपॉन एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीक। ये हमें यहाँ पर पीक मिलती हैं, दिस इज फर्स्ट पीक, दिस इज सेकंड पीक। तो एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ सेकंड पीक मतलब इस पीक की लेंथ कैलकुलेट करनी है अपॉन एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीक। और जब फर्स्ट पीक मिलती है डेट इज दिस वन, तो उस टाइम पे जो पीक टाइम होता है वो होता है पाई अपॉन ओमेगा डी। जब सेकंड पीक मिलती है तो उस टाइम पे जो पीक टाइम होता है डेट इज 3 पाई अपॉन ओमेगा डी। अब एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ सेकंड पीक क्या होगी बच्चों? तो सिंपली आउटपुट मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा जब टाइम क्या होगा TP2 माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट, और वो कितनी है यहां पर 2 अपॉन, और फर्स्ट पीक की एब्सोल्यूट लेंथ क्या होगी आउटपुट व्हेन टाइम इज TP1 माइनस CSS। ये एब्सोल्यूट लेंथ कितनी होगी? ऑलरेडी हमें फार्मूला पता है, इसका फार्मूला क्या होता है e टू द पावर जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पर बच्चों ये जब कैलकुलेशन की थी तो उस टाइम पे जो इनपुट होती थी वो होती थी UT, पर यहां पर जो इनपुट है वो है 2 UT। तो जो एब्सोल्यूट लेंथ होगी साथ में 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। e टू द पावर, ये एक्सप्रेशन कब आता था? जब यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते थे। अब यहां पर सिग्नल क्या है 2 UT, तो ये एब्सोल्यूट लेंथ होगी 2 इंटू दिस वन। और ये एब्सोल्यूट लेंथ कब आएगी? जब टाइम क्या होगा पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से ये जो सेकंड पीक है इसकी एब्सोल्यूट लेंथ क्या होगी 2 इंटू ई टू द पावर। अब बच्चों यहां पर टाइम क्या है 3 पाई, यहां पर टाइम क्या था पाई, तो चेंज क्या आएगा यहां पर हो जाएगा 3 जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब यहां पर दोनों बेस सेम है, तो ये जो ऊपर की पावर है इसमें से ये पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ये पावर माइनस अब ये जो नीचे की पावर है। और जैसे इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो पावर क्या बनेगा 2 जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल पावर 2। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। और बच्चों ये एक्सप्रेशन कितना था? ये हमें दिया गया था 0.16। आप देख सकते हो ओवरशूट कितना आया था 16%। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 0.16 की पावर 2 डेट इज 0.0256। तो दिस इज डीके रेशो। तो दिस इज आंसर, दिस इज डैम्पिंग रेशो एंड दिस इज डीके रेशो। तो डीके रेशो क्या बताती है? एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ सेकंड पीक, दिस इज एब्सोल्यूट लेंथ अपॉन एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीक। इसी तरह से अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते तो डीके रेशो कितनी होनी थी? ये पीक कहां पर मिलती है 5 पे मिलती है, तो रेशो क्या आनी थी डीके रेशो MP की पावर 4, मतलब 0.16 की पावर 4। नाउ वी विल सी द राइज टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। बच्चों सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमने राइज टाइम पढ़ा था, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में जो राइज टाइम होता था उसका एक्सप्रेशन होता था पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से अब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए राइज टाइम स्टडी करेंगे। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। और जो इनपुट है, इनपुट हम अप्लाई करते हैं स्टेप सिग्नल UT। तो बच्चों उस केस में जो रिस्पॉन्स मिलेगा, आउटपुट में जो रिस्पॉन्स मिलेगा टाइम डोमेन में, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। ऑलरेडी ये डेरिवेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर में की है। अब अगर रिस्पॉन्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम में ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से ग्राफ बनता है, दिस इज आउटपुट, दिस इज ए टाइम। और इस केस में स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या होती है 1। स्टेडी स्टेट आउटपुट का क्या मतलब होता है? जब रिस्पॉन्स सेटल हो जाता है, मतलब रिस्पॉन्स में से ट्रांजिएंट पार्ट डाइड आउट हो जाता है, केवल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स रिमेन रहता है। और ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब हम आउटपुट को एट ए टाइम t इन्फिनिटी चेक करते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है? जो रिस्पॉन्स होगा उसमें ट्रांजिएंट पार्ट नहीं होना चाहिए, वो डाइड आउट होना चाहिए। एंड दिस इज ए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो s की हाईएस्ट पावर है 1। अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए राइज टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? द टाइम टेकन बाय द आउटपुट
टू राइज फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। तो बच्चों ये रिस्पॉन्स है। स्टडी स्टेट वैल्यू है 1, स्टडी स्टेट वैल्यू 1 का मतलब जहां पर आउटपुट को सेटल होना है। तो इस स्टडी स्टेट वैल्यू का जब 10% मिलेगा डेट इज 0.1, तो उस टाइम पे जो टाइम होगा उसको मैंने बोल दिया t1। इसी तरह से जब इस स्टडी स्टेट वैल्यू का जब 90% मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये जो टाइम t2 है, यहां पर जो रिस्पॉन्स है स्टडी स्टेट वैल्यू का 90% है, 90% मतलब 0.9। तो सिंपली इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स है स्टडी स्टेट वैल्यू का 90% मिलता है और इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स है वो स्टडी स्टेट वैल्यू का 10% मिलता है। तो राइज टाइम क्या होगा? इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा राइज टाइम। द टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू राइज फ्रॉम 10 to 90% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आउटपुट का ये रिस्पॉन्स है, तो इस टाइम पे आउटपुट क्या मिलेगी? स्टडी स्टेट वैल्यू का 10% मिलेगी, मतलब ये आउटपुट मिलेगी स्टडी स्टेट वैल्यू का 10% इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा 1 माइनस ई टू द पावर। अब 10% किस टाइम पे मिली? t1 पे, तो e टू द पावर माइनस t1 अपॉन कैपिटल T। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से इस टाइम पे आउटपुट क्या मिली? स्टडी स्टेट वैल्यू का 90%, तो ये आउटपुट क्या मिली? स्टडी स्टेट वैल्यू का 90% डेट इज 0.9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई, टाइम क्या है यहां पर? t2 अपॉन t2। बच्चों जैसे इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व करूंगा तो t1 आएगा 0.1053 टाइम कांस्टेंट, और इसी तरह से जब इसको सोल्व करेंगे तो t2 आएगा 2.3025 टाइम कांस्टेंट। राइज टाइम क्या होता है? t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू राइज टाइम, और जैसे ही मैं t2 माइनस t1 करूंगा ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 2.2 टाइम कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो राइज टाइम होता है 2.2 टाइम कांस्टेंट। अ कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर और kV इज इक्वल टू 10, kV की वैल्यू दी गई है 10, द परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट। अब यहां पर मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। इसी तरह से अगर मुझे पीक ओवरशूट की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर में कुछ इस तरह से रिस्पांस बनता था, अगर मुझे केवल ये वैल्यू एब्सोल्यूट कैलकुलेट करनी है तो तब रिजल्ट क्या होता है? mp इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और यहां पर a क्या है? ये स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड है। अगर इनपुट में यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू लेंगे 1, अगर 5 UT अप्लाई करते हैं तो इस a की वैल्यू लेनी है 5। अगेन मुझे परसेंटेज में mp कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए जीटा, तो जीटा कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? मैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा। अब यहां पर दो फीडबैक लगी हैं, पहले ये जो अंदर वाला ब्लॉक है इसके लिए मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा, तो इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे? और बच्चों यहां पर ध्यान रखना, यहां पर शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है। शॉर्टकट मेथड क्यों नहीं लगाना है? ये HS1 नहीं है। अब ये HS1 नहीं है तो यहां पर ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? जो हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते हैं GS अपॉन 1 प्लस GS HS। एक तरह से इसको मैंने बोल दिया GS, दिस इज HS। तो ये किसके इक्वल होगा? GS क्या है? KB अपॉन दिस वन S टाइम्स S प्लस 2 अपॉन 1 प्लस GS HS, दैट इज KB अपॉन S प्लस 2 इंटू HS। HS क्या है? 0.25 S। अब जैसे ही एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कर देंगी कैंसिल, और आफ्टर सोल्विंग व्हाट यू विल गेट? KB अपॉन S स्क्वायर प्लस S 2 प्लस 0.25 KB। जैसे आप इसको सोल्व करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये टर्म बनेगी। अब ये जो अंदर वाला ब्लॉक है इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकला वो क्या निकला? दिस वन। अब बाहर भी फीडबैक सिस्टम है,
अब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है CS अपॉन RS। पर बच्चों अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड लगा सकता हूं। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इस पूरे के पूरे ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन है ये, तो न्यूमरेटर है KB अपॉन डिनोमिनेटर ये पूरी की पूरी टर्म लिख लेनी है प्लस न्यूमरेटर KB। अब इस क्वेश्चन में KB कितना दिया गया है 10, तो KB इज 10 एंड दिस इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है दिस वन। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ओमेगा n स्क्वायर किसके इक्वल हुआ KB, और KB कितना दिया गया है क्वेश्चन में 10, तो ओमेगा n क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 10, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगेन s का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे 2 जीटा ओमेगा n, यहां पर s का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस 0.25 और KB की वैल्यू है 10, तो 2 जीटा ओमेगा n, और जैसे इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 4.5, तो जीटा की वैल्यू क्या बनी 4.5 अपॉन 2 ओमेगा n। ओमेगा n क्या आया था स्क्वायर रूट ऑफ 10, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.711, तो बच्चों जीटा आ गया है 0.711। तो अब MP मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा e टू द पावर माइनस जीटा, जीटा मेरे पास क्या है 0.7 इंटू पाई डेट इज 3.14 अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर 0.7 होल स्क्वायर इंटू 100, और जैसे आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे इट विल कम 4.17%, तो आंसर इज दिस वन। तो सेम बच्चों अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और अगर इनपुट में मैं अप्लाई करता AUT, अगर मुझे मैक्सिमम पीक ओवरशूट की जस्ट एब्सोल्यूट लेंथ कैलकुलेट करनी होती तो ये फार्मूला यूज होता है A इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहां पर इनपुट थी AUT, तो ये रिस्पॉन्स सेटल कहां पर होगा A पे सेटल होगा, मतलब स्टडी स्टेट आउटपुट क्या होगी A। इसी तरह से यही MP अगर मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता, परसेंटेज मतलब किसी के रेफरेंस में, तो कंपैरिजन किसके अगेंस्ट करेंगे स्टडी स्टेट वैल्यू के अगेंस्ट करेंगे, तो उस केस में फार्मूला क्या होता है दिस वन, ये ऑलरेडी हमें पता है CTP माइनस स्टडी स्टेट आउटपुट अपॉन स्टडी स्टेट आउटपुट इनटू 100, या फिर दिस वन e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100। तो अगर MP मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है और जो इनपुट है वो है AUT, A कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में परसेंटेज का ये यूनिवर्सल फार्मूला रहेगा।